BTS, ब्लैक पिंक, एक्सो जैसे ग्रुप्स ने इंडिया के जेनजी जनरेशन को अपना डाई हार्ड फैन बना दिया है कि यहाँ के कल्चर और यूथ्स के माइंडसेट को भी शेप कर रहे हैं। के ड्रामा और के कल्चर के जरिए पूरे वर्ल्ड में फैलाई जा रही है। क्या ये इनोवेशन के चलते हैं या फिर बिजनेस स्ट्रेटजी भी? ये पॉप, के ड्रामा और एनिमे कल्चर जेनजी को कैप्चर करने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। कोरियन फैशन, कोरियन फूड और यहाँ तक कि कोरियन स्किन केयर को भी अडेप्ट कर रहे हैं। हम जिस भी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, चाहे वो एक स्मार्टफोन हो, एक स्किन केयर प्रोडक्ट हो या फिर एक कार हो, चांसेस ज्यादा है कि वो एक जापानीज या फिर एक कोरियन ब्रांड हो सकता है। ये कोरियन और जापानीज ब्रांड ना ही सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है बल्कि यहाँ के कल्चर और यूथ्स के माइंडसेट को भी शेप कर रहे हैं। आखिर ये ब्रांड्स इंडिया में इतनी ज्यादा डोमिनेंस कैसे दिखा पा रहे हैं और यहाँ के हर एक सेक्टर में अपने बिजनेस को आसानी से कैसे ग्रो कर पा रहे हैं? क्या ये इनोवेशन के चलते हैं या फिर बिजनेस स्ट्रेटजी भी है? चलिए आज की इस वीडियो में इसी चीज को डिकोड करते हैं कि कैसे कोरियन और जापानीज, जो कि फॉरेन ब्रांड होने के बावजूद भी इंडियन कस्टमर की माइंडसेट को समझ पा रहे हैं और यहाँ पर लाखों करोड़ों का बिजनेस आसानी से कर पा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्यूटी सेगमेंट में, यानी कि के ब्यूटी या फिर कोरियन ब्यूटी का जादू। आजकल के यूथ, ज्यादातर जेनजी जनरेशंस कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ग्लास स्किन चाहिए, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल स्किन है जो कि के ड्रामा और के कल्चर के जरिए पूरे वर्ल्ड में फैलाई जा रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट का इंडिया में राज करने का। ब्रांड्स जैसे इनिसफ्री, द फेस शॉप इंडिया के स्किन केयर मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर पा रहे हैं। ये ब्रांड नेचुरल ऑर्गेनिक प्रमोट करते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, राइस वाटर, स्नेल म्यूसिन, जो कि इंडियन यूजर्स के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, जिनकी वजह से इंडियन यूजर्स इन सब प्रोडक्ट के ओर जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्लास स्किन ट्रेंड, के ड्रामा और के पॉप कल्चर के बदौलत इंडियन यूथ्स भी वैसे ही स्किन चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होने के चलते भी बहुत ही ज्यादा डिमांड में है क्योंकि ये प्रीमियम और एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम की तरह प्रमोट किए जा रहे हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट मार्केटिंग का नतीजा है क्योंकि सोशल मीडिया पर अनबॉक्सिंग और प्रमोशन के चलते ये सारी चीजों को आसानी से प्रमोट किया जा रहा है जेनजी जनरेशन में, क्योंकि जेनजी जनरेशन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करती है, खास करके इंडियन यूथ्स में। सेकंड में हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की। इंडिया में जापानीज और कोरियन कार्स का डोमिनेशन। इंडियन रोड की अगर बात करें तो इंडियन रोड पे ज्यादा से ज्यादा सुजुकी, किया, hyundai, होंडा, टोयोटा या फिर मारुति सुजुकी के ही कार्स छाए हुए हैं। यह कंपनीज इंडियन ऑटो मार्केट को डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इंडिया को कैप्चर कर चुके हैं, जहां पर कोरियन कार ब्रांड्स hyundai और किया स्टाइलिश डिजाइन और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के चलते इंडिया में अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। वहीं पर जापानीज ब्रांड टोयोटा और होंडा फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से और रिलायबिलिटी की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स को अच्छे तरह से कैप्चर कर पा रहे हैं। वही बात करें मारुति सुजुकी की, जो कि एक जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी, वो रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की वजह से इंडिया में अपना डोमिनेंस बना चुकी है। पर ये सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी का ही नतीजा नहीं बल्कि मार्केटिंग और ब्रांड लॉयल्टी का भी एक सीधा सा एग्जाम्पल सेट करता है, जो कि इंडियन सेगमेंट को किंग की तरह कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स में, जहां पर सैमसंग, सोनी और LG पूरी तरह से डोमिनेंस बनाए हुए हैं। जहां बात करें कोरिया की कंपनी सैमसंग, ये सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि इंडियन हाउस होल्ड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को डिजाइन करती है। वॉशिंग मशीन, टीवी एटसेट्रा, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि इंडियन हाउस होल्ड के लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है। बजट से लेके फ्लैगशिप मॉडल तक इनका ही अपना राज है और डोमिनेंस है, क्योंकि ये हर एक सेगमेंट मिडिल क्लास से लेकर अपर सेगमेंट तक कैप्चर करना चाहते हैं इंडिया में। वही बात करें जापानीज कंपनी जैसे कि सोनी और पैनासोनिक, कैमरा और टेलीविजन सेक्टर में सोनी का नाम क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। LG जो कि एक कोरियन कंपनी है, उसका नाम इंडियन सेगमेंट में रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये मेन सेगमेंट में फोकस करते हैं। ये सबसे ज्यादा हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स को बनाते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स और या फिर रेफ्रिजरेटर, जो कि ह्यूमन हाउस होल्ड के लिए आज के जनरेशन में डेली नेसेसिटी बन चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सेगमेंट की, जो कि है के पॉप,
के ड्रामा और एनिमे कल्चर जेनजी को कैप्चर करने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। कोरियन और जापानीज ब्रांड बस प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं बल्कि लाइफ स्टाइल और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जहां कोरिया के के-पॉप सोल जैसे कि बीटीएस, ब्लैकपिंक, एक्सो जैसे ग्रुप्स ने इंडिया के जेनजी जनरेशन को अपना डाई हार्ड फैन बना दिया है। ये फैंडम सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है, कोरियन फैशन, कोरियन फूड और यहाँ तक कि कोरियन स्क्रीन केयर को भी अडेप्ट कर रहे हैं। के ड्रामाज नेटफ्लिक्स और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीमिंग होने के बाद से कुछ के ड्रामाज जैसे कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू, विंसेंजो या बिजनेस प्रपोजल ने इंडियन ऑडियंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला है। अब जापानीज शो की बात करें तो वहाँ पर एनीमे और मांगा बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि नारुतो, वन पीस और डेमन स्लेयर जैसे शोज इंडियन ऑडियंस को पूरी तरह से शेप कर रहे हैं। ये डायरेक्टली जापानीज मर्चेंडाइज और वहाँ की प्रोडक्ट्स की सेल को प्रमोट करता है। ये ब्रांड्स एंटरटेनमेंट के जरिए पहले डोमिनेंस बनाते हैं, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बनाते हैं और उसके जरिए इमोशनल कॉन्टेक्ट बनाते हैं। ये ब्रांड्स एंटरटेनमेंट के जरिए एक इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं और फिर उसके जरिए प्रोडक्ट प्रमोशन को प्रमोट करते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो इन फॉरेन ब्रांड्स का सक्सेस के पीछे एक ही रीजन है, वो है इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। इंडियन इन्फ्लुएंसर्स या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के थ्रू ये अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाते हैं। लिमिटेड एडिशन और एक्सक्लूसिव लॉन्चेस से इनकी ब्रांड की एक अर्जेंसी क्रिएट होती है। हाई प्राइसिंग और एक्सक्लूसिविटी के चलते इनकी एक अर्जेंसी क्रिएट होती है जो कि इंडियन जेनजी जनरेशन सबसे पहला लेना चाहते हैं क्योंकि वो मिस आउट ना कर दें। के-पॉप आइडल्स, एनीमे कैरेक्टर्स और के ड्रामा एक्टर्स को डायरेक्ट ब्रांड प्रमोशन के लिए इनवाइट करना और उन्हें इन्वॉल्व करना, इन सब टैक्टिक्स का रिजल्ट है कि कोरियन और जापानीज ब्रांड इंडिया में आसानी से इमोशनल कनेक्ट बना पाते हैं और इंडिया में आसानी से बिजनेस परफॉर्म कर पाते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। और इंडियन माइंडसेट में ये बात डाल देते हैं कि अगर उनके पास इन ब्रांड्स का प्रोडक्ट नहीं है तो वो इस समय के ट्रेंड से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं और आउटडेटेड हैं। अब बात करते हैं कुछ रेवेन्यू और फिगर्स के बारे में। ये ब्रांड्स बस ट्रेंड ही नहीं बल्कि मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप कर चुके हैं। अगर बात करें हुंडई इंडिया की तो हुंडई इंडिया ने पिछले साल 60,000 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू जनरेट किया था। सैमसंग इंडिया ने 80,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। मारुति सुजुकी ने 90,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। और वहीं पर बात करें कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स की तो इन्होंने 2500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू एक साल के अंदर जनरेट किया था। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कैसे ये ब्रांड्स इंडियन इकोनॉमी पे भी अपना असर बनाए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडियन ब्रांड्स इन सारे मामलों में पीछे छूट रहे हैं? क्या इंडियन ब्रांड्स इन ग्लोबल जायंट से कम्पीट कर सकते हैं या फिर नहीं? चलिए देखते हैं। इंडियन ब्यूटी ब्रांड्स जैसे कि नायका, मामाअर्थ ने लोकल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड ब्यूटी ब्रांड्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी भी प्रीमियम मार्केट में के-पॉप का ही होल्ड है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टाटा और महिंद्रा ने ईवी सेगमेंट में अपनी पकड़ तो बनाई है, लेकिन ग्लोबल ब्रांड का इम्पैक्ट कम करना अभी भी एक चैलेंजिंग फेज है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर इंडियन ब्रांड्स को कम्पीट करना है और ग्रो करना है तो उन्हें इनोवेशन, ब्रांडिंग और मार्केट रिसर्च और एनालिसिस की जरूरत है और साथ ही साथ उन्हें आउटरीच करने की भी जरूरत है ग्लोबल लेवल पे। तो इन सब का सारा एक ही सिंपल मतलब निकलता है, क्या हम अपनी इंडियन ऑथेंटिसिटी पहचान खो रहे हैं? जहां पर कोरियन और जापानीज ब्रांड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं बल्कि इंडियन कल्चर और कंज्यूमर साइकोलॉजी को भी शेप कर रहे हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस ने इंडिया के जेनजी जनरेशन के माइंडसेट को पूरी तरह से शेप कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या हम इंडियंस अपनी देसी इंडस्ट्रीज को खो रहे हैं या इस रेस में हम हिस्सा लेकर के जीत भी सकते हैं? आपका क्या सोचना है? ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक डेंजर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।